Hello everyone, my name is Alin Gupta and in this video we are going to discuss legal GK for the year 2021. So before beginning I would like to inform you that admissions are open at Manu Law classes and to enroll yourself you can call at the given number or visit our website that is www.lawinteressindia.com. Now let's begin with the legal GK. तो जो पहला इशू है वो हमारे सामने है वो है ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन दिल्ली असेंबली वर्सेस फेसबुक। तो मार्च 2020 में द दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी हेडेड बाय राघव चड्ढा, जिसमें उनका काम था टू सजेस्ट मेजर्स टू स्टैब्लिश हार्मनी अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। और कमिटी ने अपनी फंक्शनिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी रिसीव करी जिसमें ये बोला गया था दैट फेसबुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इन इंस्टिगेशन ऑफ दिल्ली राइट्स। और साथ में एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल भी पब्लिश होता है जिसमें बोला गया था दैट फेसबुक फेल्ड टू कंट्रोल द हेट स्पीच कंटेंट विच कंट्रीब्यूटेड इन दिल्ली राइट्स। और ये आर्टिकल हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट साइटेड दिस आर्टिकल इन इट्स जजमेंट। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिस इशू करा मिस्टर अजीत मोहन को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक के, और उनको समन किया दिल्ली असेंबली में दैट दे शुड कम एंड डिपोज ऑन ओथ अबाउट देयर रोल इन दिल्ली वायलेंस। फेसबुक ने हाउएवर ऑब्जेक्ट किया इस नोटिस को और कहा कि फेसबुक जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलेशन की पावर केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास है अंडर आईटी एक्ट। और उन्होंने ये भी पॉइंट करा कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है विद इन दिल्ली, वो पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। बट दिल्ली असेंबली ने उसके बाद एक और समन भेजा और बोला कि अगर वो अपीयर नहीं होते हैं देन दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द कमिटी। तो सेकेंड समन के बाद फेसबुक इंडिया वाइस प्रेसिडेंट दैट इज मिस्टर अजीत मोहन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा और बोला कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर नहीं है समन करने की उन्हें। तो फेसबुक का रोल ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में रहा है इन केसेस रिलेटिंग टू वायलेंस। तो यूएस में जो कैपिटल राइट हुआ था इन जनवरी 2021 उसमें भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि फेसबुक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सेम गोज फॉर वायलेंस इन अदर कंट्रीज लाइक म्यांमार, इथोपिया एंड श्रीलंका। और ये इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है हमारे लिए बिकॉज द वायलेंस इन म्यांमार एंड श्रीलंका was pointed out by the Supreme Court itself in its judgment on this issue. तो hearings इस केस की जनवरी और फरवरी में कंडक्ट हुई थी और फाइनली जो जजमेंट था 3 जज बेंच ने जुलाई 2021 में दिया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि दिल्ली असेंबली के पास पावर है टू समन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक फेसबुक अंडर आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पावर्स और प्रिविलेजेस की बात करता है ऑफ द स्टेट असेंबलीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर का काम केवल लॉ बनाना ही नहीं होता है, उसके अलावा जो कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन होते हैं उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो उन्होंने बोला ऐसी कमिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द हाउस। और फाइनली कोर्ट ने बोला कि पीस एंड हार्मनी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है विच गोज बियॉन्ड लॉ एंड ऑर्डर। सो इवन दो द दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर ओवर लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली, वो इन मैटर्स में फंक्शन कर सकता है बिकॉज इनका एम्बिट लॉ एंड ऑर्डर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। बट साथ में कैविएट कोर्ट ने ये भी इशू करा दैट वाइल इट कैन अंडरटेक द एक्टिविटीज़ ऑफ द पीस एंड हार्मनी कमिटी, इट कैन नॉट गो इनटू मैटर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर बिकॉज दिल्ली गवर्नमेंट के पास वो पावर नहीं है, वो पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो ये सब रीजनिंग के साथ कोर्ट ने जो समन्स हैं उनको अपहोल्ड कर दिया और बोला कि फेसबुक को समन दिल्ली असेंबली कर सकती है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए वो है यूनियन गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन पॉलिसी और उसका जुडिशियल रिव्यू। तो अप्रैल 22 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था कोविड रिलेटेड इश्यूज़ का, जब सेकेंड वेव एकदम पीक पे थी। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब बेसिकली यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इनिशिएटिव पे कॉग्निजेंस लिया है इस इशू का अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So the court took note of the unprecedented humanitarian crisis in the country following the outbreak of COVID-19 pandemic. और जो 4 इश्यूज जिन पे कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया था वो थे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ लॉकडाउन। तो हमारे लिए अभी केवल वैक्सीनेशन वाला इशू इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 मेन इश्यूज रेज करे विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन वैक्सीनेशन। पहला था विद रिस्पेक्ट टू ड्यूअल प्राइसिंग। तो ड्यूअल प्राइसिंग क्या है? तो सेंटर ने ये पॉलिसी रखी थी दैट स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू नेगोशिएट देयर प्राइसेस विद द प्राइवेट मैन्युफैक्चरर। तो 50% वैक्सीन जो है वो सेंटर प्रोवाइड करेगी
और 50% जो बाकी स्टेट को प्रोवाइड करनी है वो डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स से। इसकी वजह से डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रही थी, सेंटर को वैक्सीन कम प्राइस में पड़ रही थी और स्टेट को वही वैक्सीन महंगी पड़ रही थी। तो कोर्ट ने इस रैशनल को क्वेश्चन करा है, बिकॉज अल्टीमेटली एंड रिजल्ट तो यही है दोनों का कि आपको वैक्सीनेट करना है पूरे पॉपुलेशन को, बट उसके लिए अगर आप डिफरेंशियल प्राइसिंग का यूज़ कर रहे हो देन दैट इज़ prima facie prejudicial to the age group of 18 to 44 years. सेकंड जो इशू पॉइंट आउट करा कोर्ट ने वो था एक्सक्लूजन ऑफ 18 टू 44 ईयर्स एज ग्रुप फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ फ्री वैक्सीनेशन। तो सेंटर ने ये बोला था दैट हम सबको फ्री वैक्सीनेट करेंगे वो आर अबव द एज ऑफ 44, बट 18 टू 44 के जो एज ब्रैकेट है उसमें सेंटर गवर्नमेंट ने बोला था कि उनको फ्री वैक्सीनेशन नहीं दे सकते। सो इन दोनों इश्यूज़ के ग्राउंड पे कोर्ट ने सेंटर की पॉलिसी को क्वेश्चन करा था। और फिर सेकंड जो हियरिंग हुई थी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, उसमें कोर्ट एक स्टेप आगे गया और उन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट डेटा चाहिए आपका वैक्सीनेशन परचेज हिस्ट्री का और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और नोटिंग जिनकी वजह से ये पॉलिसी बनाई गई, क्या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व थी, और फाइनली जो टोटल बजट है उसमें क्यों आप 18 टू 44 ईयर्स एज ग्रुप को फ्रीली वैक्सीनेट नहीं कर सकते। इन सारे क्वेश्चन के साथ 31 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग को कंक्लूड करा और फाइनली 7 जून दैट इज़ विद इन 1 वीक सेंटर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज करी और उन्होंने ये बोला दैट सेंटर गवर्नमेंट सारी वैक्सीन्स को प्रोक्योर करेगी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल। पहले सेंटर और स्टेट का अलग अलग प्रोक्योरमेंट था, बट इसके बाद उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी हम वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। और सेकेंडली फ्री वैक्सीनेशन का जो बेनिफिट था वो 18 टू 44 ईयर्स वाले एज ब्रैकेट को भी दिया गया। तो ये भले ही आप सबको पता है दैट अभी की पॉलिसी क्या है, बट उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज करे सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट इशू जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन। तो इसमें भी अभी हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जो केस है वो है SG वोम्बतकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें द मेजर जनरल ऑफ आर्मी हैज़ चैलेंज द सेक्शन 124 ऑफ द IPC। The retired Major General, that is SG Vombatkere, has challenged the constitutional validity of the offence of sedition under Section 124A of the IPC. उन्होंने बोला that this law is vague और it is misused to target dissenters and it creates a chilling effect on free speech। मतलब लोग अपनी free speech को exercise नहीं कर पा रहे हैं because of the fear of this offence। और उन्होंने चैलेंज किस ग्राउंड पे करा है, अंडर आर्टिकल 19(1)A विच डील्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 14 एंड 21। सो इस केस की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्स दिए थे। दैट सेडिशन इज अ कॉलोनियल लॉ, इट सप्रेसेस फ्रीडम्स, इट वाज यूज्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी तिलक। इज दिस लॉ नेसेसरी आफ्टर 75 years of independence? If you look at the history of the use of section, you will find that the conviction rate is very low. There is misuse of power by executive agencies. If one party does not like what the other is saying, Section 124A is used. It is a serious threat to the functioning of individual and parties. So ये थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमेंट इन द हियरिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेडिशन। इसके साथ हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं सेडिशन का है क्या। तो सेक्शन 124A जो है वो सेडिशन को डिफाइन करता है, बट इट वॉज नॉट प्रेजेंट इन 1860 का IPC। जो ओरिजिनली IPC का ड्राफ्ट था 1860 में जो लॉ पास हुआ था उसमें सेडिशन नहीं था। इट वॉज एडेड टू द IPC बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1870। और इसका पर्पस क्या था, ब्रिटिशर्स ने इस लॉ को पास इसलिए करा था जैसे दे कैन सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। तो इसका पर्पस क्या था, इट वॉज यूज बाय द ब्रिटिश टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। The long list of India's national heroes who figured as accused in cases of sedition includes बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट इस ऑफेंस को यूज़ किया गया था टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट। जो पहला केस जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई थी वो है तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हेल्ड दैट दिस सेक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट फाइनली जो इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे लिए है वो है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और ये जजमेंट आज तक अथॉरिटी है। कोर्ट ने उसमें बोला दैट एनी लॉ विच इज एनैक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर अंडर आर्टिकल 19(2) कैन बी सेव्ड फ्रॉम द वाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडिटी। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्लॉज है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसमें ये ऑफेंस फॉल करता है, दैट इज वाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड।
प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बिसाइड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत सारे अदर जजेस ने भी ये कंसर्न रेज करा है दैट सेडिशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रेजेंट टाइम्स। तो जस्टिस दीपक गुप्ता इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उन्होंने भी बोला है दैट द राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज द मेन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। Sedition is the anathema in a democracy where citizen has the right to question the government. It was introduced by colonial power and the intention was that no native should raise his voice against the British Raj. Similarly, एक और eminent Supreme Court judge that is Justice Nariman ने भी same चीज़ point करी है और बोला है that I request the Supreme Court to use its powers to strike down section 124A. So अभी hearing Supreme Court में final नहीं हुई है और हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें hearings किस direction में जाती हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग इशू है कि अगर हमारी ट्रेन डिले होती है देन कैन वी क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द रेलवेज। इस इशू को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में डिसाइड करा है दैट इज नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे वर्सेस संजय शुक्ला। तो कोर्ट ने बोला है दैट रेलवेज इज लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर लेट अराइवल ऑफ ट्रेन इफ डिले इज नॉट एक्सप्लेन्ड और जस्टिफाइबल। सो जो कंज्यूमर फॉरम्स थे उन्होंने ये केस डिसाइड करा था इन द फेवर ऑफ संजय शुक्ला और उन्होंने बोला कंपनसेशन मिलना चाहिए, बट द नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे ने एक SLP फाइल करी अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द कंज्यूमर फॉरम्स। तो SLP फाइल होती है अंडर आर्टिकल 136। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी प्रोवाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैन बी अगेंस्ट एनी ऑर्डर और जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बहुत वाइड पावर्स है कोर्ट के पास अंडर SLP। सो फैक्ट्स क्या थे कि जो कंप्लेनेंट था उनकी ट्रेन 4 आवर्स लेट हो गई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट को मिस कर दिया, बिकॉज ऑफ विच ही हैड टू इनकर द कॉस्ट ऑफ अराउंड 35,000 रुपीज़ फॉर ट्रैवलिंग एंड अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो जो कंज्यूमर फॉरम्स थे उन्होंने बोला दैट दिस वुड कॉन्स्टिट्यूट डेफिशिएंसी अंडर सेक्शन 211 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 और देयरफॉर जो रेलवेज अथॉरिटीज़ हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा फॉर द लॉस टू द कंप्लेनेंट। बट इन द SLP द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अप्रूव द रीजनिंग ऑफ द कंज्यूमर फॉरम्स और कोर्ट ने बोला कि कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया रेलवेज की तरफ से टू एक्सप्लेन द डिले एंड प्रूव दैट द डिले ऑकर्ड बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रेलवेज और इट कैनॉट बी डिस्प्यूटेड दैट एवरी पैसेंजर्स टाइम इज प्रीशियस एंड दे हैव बुक्ड द टिकट्स फॉर फर्दर जर्नी। इफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू सर्वाइव एंड compete with private players, they have to improve the system and their working culture. Citizen passenger cannot be at the mercy of authorities administration. तो इस रीजनिंग के साथ कोर्ट ने कंज्यूमर फॉरम की रीजनिंग को अप्रूव करा और बोला कि जब भी डिले होता है जिसको रेलवेज एक्सप्लेन नहीं कर सकता दैट इट वॉज बियॉन्ड देयर कंट्रोल देन द विक्टिम और द कंप्लेनेंट वुड बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर द लॉस एंड एगनी। नेक्स्ट विल कम टू द सेकेंड लास्ट इंपॉर्टेंट लीगल जीके फॉर दिस ईयर। इसमें द अटॉर्नी जनरल प्रपोज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। सो आपको पता होगा जो प्रेजेंट हायरार्की है उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर आता है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। बट अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में वी शुड क्रिएट 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील जिनका मेन काम क्या होगा, टू लिसन टू अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन कम हो जाए। तो इस प्रपोजल को इम्प्लिसिटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने भी सपोर्ट करा और बोला दिस इज समथिंग दैट मेरिट्स कंसिडरेशन बाय द गवर्नमेंट। ये प्रपोजल है क्या और इसको कैसे इन्फोर्स करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्ग्यू टू हैव 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील अक्रॉस इंडिया, तो उसकी लोकेशंस क्या है वो हमारे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। The 4 national courts of appeal would act as intermediate appellate courts between the High Courts and Supreme Court. This, according to the Attorney General, would allow the Supreme Court of India to focus on constitutional questions of law, references, death penalty cases. तो इसका पर्पस ये है जैसे हाई कोर्ट से जो मेजॉरिटी अपील्स हैं वो डायरेक्टली नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील्स होने हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो जाए और वो जो अर्जेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है, डेथ पेनल्टी केसेस हैं या फिर बाकी जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उन पर फोकस कर सके। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है दैट द अटॉर्नी जनरल रोट अ सिमिलर आर्टिकल जिसमें उन्होंने ऐसा ही प्रपोजल दिया था इन द ईयर 2010, बट तब के वेणुगोपाल वॉज नॉट द अटॉर्नी जनरल और अब ही हैज सजेस्टेड द सेम प्रपोजल टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट। यू कैन रीड द आर्टिकल ऑन द हिंदू। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, क्यों ऐसा प्रपोजल दिया गया है, क्यों ऐसी नीड अराइज करती है दैट वी शुड हैव 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील, वो हम लोग समझते हैं। तो जो रिसर्च कंडक्ट हुई है ऑन द केस
लोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें यह जाना गया है दैट केवल 7% ऑफ द मैटर जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से पर्टेन करते हैं. दिस वॉज द लोएस्ट लेवल सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मेन जो सुप्रीम कोर्ट का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज को रिजॉल्व करना है, बट रिसर्च में पता चला है दैट ओनली 7% ऑफ द मैटर डिसाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट सब्सटैंशियली विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. मोर ओवर 85% ऑफ केसेस डेल्ट विद स्पेशल लीव पेटिशन, जो हमने देखा था आर्टिकल 136 में फाइल होती हैं. तो मेजॉरिटी टाइम जो सुप्रीम कोर्ट का है वो स्पेशल लीव पेटिशंस में ही चला जाता है, और क्योंकि इतना टाइम एसएलपी में चला जा रहा है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. ये टेबल भी सेम चीज़ को हाईलाइट करती है. इसमें ये दिखाया गया है दैट 5+ जज बेंचेस जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और अभी लेटेस्ट जो डेटा अवेलेबल है उसमें केवल 6 5+ जज बेंचेस बैठी हैं सुप्रीम कोर्ट की इन एन ईयर. 5+ का नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अंडर आर्टिकल 145 क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि जब भी कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है which involves the interpretation of the constitution, तब सुप्रीम कोर्ट will refer the matter to at least 5 judges bench of the Supreme Court. मतलब एटलीस्ट 5 जज बेंच होगी, वही डिसाइड कर सकती है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और हम देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है हिस्ट्री में, और टोटल डिस्पोजल का केवल 0.1% ही मैटर्स डिसाइड करती है 5+ जज बेंचेस, विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग स्टैट. और ये जो प्रपोजल दिया अटॉर्नी जनरल ने, इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू प्रपोजल. 1984 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सिमिलर आइडिया दिया था, जिसमें बोला था दैट एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन को सेटअप करना चाहिए विद इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली. सिमिलरली जस्टिस पी.एन. भगवती इन द ईयर 1986 उन्होंने भी एक जजमेंट में ये बोला था दैट वी शुड हैव अ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, जैसे सुप्रीम कोर्ट फोकस कर सके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्वेश्चन से और पब्लिक लॉ से. लॉ कमीशन ने 2 बार और सेम प्रपोजल दिया है, 1988 एंड 2009, जिसमें उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सेटअप करना चाहिए इन दिल्ली एंड सेसेशन बेंचेस और कोर्ट्स ऑफ अपील इन 4 रीजन्स अक्रॉस इंडिया. तो ये आइडिया बहुत बार पहले भी दिया जा चुका है, और सेम आइडिया अभी अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट और चीफ ऑफिस को दिया है. अब इस आइडिया के मेरिट्स क्या हैं? ऑन द फेस ऑफ इट ये आइडिया बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट लगता है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे पेंडेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है. तो ऑब्वियसली इट वुड रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन फोकस ऑन प्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. और ये बेटर एक्सेस टू जस्टिस भी प्रोवाइड करेगा उन लोगों को जो दिल्ली से बहुत दूर रहते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं केरला में रहता हूँ और मेरी अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई है, देन आई वुड हैव टू कम टू दिल्ली फ्रॉम केरला. बट अगर 4 नेशनल कोर्ट्स ऑफ अपील होती हैं तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट होगा कि मैं सीधे नेशनल कोर्ट ऑफ अपील में चला जाऊँ, जो कि सबसे ज़्यादा पास पड़ता है मुझे. बट इस प्रपोजल के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इट वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल है, और ये और कॉम्प्लिकेट कर देगा जुडिशियल हायरार्की को, बिकॉज अभी 3 लेवल्स में डिवाइडेड है जुडिशियल हायरार्की, बट तब एक नया लेवल ऐड हो जाएगा. और ये केवल उन लोगों की हेल्प करेगा जिनके पास रिसोर्सेज हैं लंबी लीगल बैटल्स लड़ने के लिए, बिकॉज एक कॉमन मैन के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व. और फाइनली जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है इसकी वो ये है दैट इट इग्नोर्स द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू पेंडिंग केसेस, दैट इज़ द लोअर जुडिशरी. तो जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो पेंडिंग कहाँ पर है? वो लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है. वो हम इस टेबल के थ्रू समझ सकते हैं. तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने ये पाया दैट वी हैव ओवर 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस इन इंडिया, जिसमें 4 करोड़ केसेस केवल ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग. और आप देख सकते हैं ट्रायल कोर्ट की पेंडेंसी में बहुत स्टीप राइज भी है. तो 87.6% केसेस जो हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है, और 12.3% केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और केवल 0.1% केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. और इसी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम वैकेंसी की भी है. हाई कोर्ट्स में 42% ऑफ द टोटल सैंक्शनड पोस्ट फॉर जजेस आर वैकेंट. सिमिलरली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 21% पोस्ट जो है वो वैकेंट है, जिस वजह से पेंडेंसी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है. सुप्रीम कोर्ट में केवल 1 वैकेंसी है. टोटल 34 जजेस होने चाहिए, बट अभी सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं. सो विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट क्या ये प्रपोजल हेल्पफुल होगा? दैट वी नीड टू कंसिडर.
नाउ वी फाइनली कम टू द लास्ट लीगल अपडेट ऑफ द ईयर 2021, जो कि है डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल की स्टार्ट कहाँ से हुई? इट स्टार्टेड व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इन द जजमेंट ऑफ के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द ईयर 2017। और अगर डेटा प्राइवेसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझना है तो वी कैन रीड दिस एक्सर्प्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ इन द अबव केस। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसमें क्या बोला? दैट अवर्स इज एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल यूजर लीव्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्स generally without her knowledge. These electronic tracks contain powerful means of information which provide knowledge of the sort of person that the user is and her interest. These information disclose the nature of the personality, food habits, language, health, hobbies, sexual preferences, friendships, ways of dress and political affiliation. So data आज के टाइम में आपके बारे में सब कुछ बता सकता है, and if right to privacy is a fundamental right, तब ये equally important होता है that we protect the data as well. टाइमलाइन क्या रही है डेटा प्रोटेक्शन बिल की? जुलाई 2017 में जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया टू डेलिब्रेट ऑन अ डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क, और अगस्त में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। ये वर्डिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दिसंबर में इस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पार्लियामेंट में टेबल किया गया, बट क्योंकि इसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ दैट इट डज नॉट कम्प्लीटली प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन दिसंबर 2019 ओनली। और फाइनली अब जाके नवंबर 2021 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को फाइनल कर लिया है। तो चेंजेस क्या क्या है, क्यों कंट्रोवर्सी में है ये लॉ? कुछ चेंजेस हम लोग नोट कर सकते हैं। पहला कि अब जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें नॉन पर्सनल डेटा भी इंक्लूडेड है, बट हमने पिछली स्लाइड में देखा दैट द कमिटी वॉज इंटरेस्टेड विद ओनली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, बट अब नॉन पर्सनल डेटा को भी हमने इंक्लूड कर लिया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है बाय द चेयरमैन ऑफ द कमिटी एज वेल। जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा ऑल्सो क्रिटिसाइज द लॉ। ही सेड दैट पहले इनिशियली इस कमेटी का एम्बिट था ओनली टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, बट अब इसको हमने एक्सपैंड करके नॉन पर्सनल डेटा को भी इंक्लूड कर लिया है। सेकेंड प्रॉब्लम है दैट गवर्नमेंट हैज़ द पावर to declare state exempt from any of the provisions of the act on the grounds like sovereignty, public good and data security। ये बात कर रहे हैं सेक्शन 35 ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बिल की, जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर है टू एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसीज फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ द एक्ट। साथ में जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके पास काफ़ी जुडिशियल फंक्शन होती हैं, उसका काम क्या होगा? इफ द अथॉरिटी फाइंड्स दैट द गवर्नमेंट इज नॉट कंप्लीटली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, या गवर्नमेंट प्राइवेसी ब्रीच कर रही है इंडिविजुअल्स की, देन इट कैन पेनलाइज द गवर्नमेंट। क्योंकि ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के ऊपर एक सुपरविजन रखती है, रेगुलेट करती है, इसीलिए बोला गया था दैट दिस अथॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट। तो जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा कमेटी है उसमें ये बोला गया था दैट द चेयरमैन शुड बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट इस चीज़ को काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया और गवर्नमेंट का कंट्रोल इस कमेटी में दिखने लगा है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल DPA में दिखने लगा है, और पेनल्टी के प्रोविजंस को भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है। तो बी.एन. श्रीकृष्णा कमेटी ने बोला था दैट अगर डेटा ब्रीच होता है और वायलेशन होता है एक्ट का, तब 4 to 5% ग्लोबल टर्नओवर की पेनल्टी इम्पोज करनी चाहिए हमें कॉर्पोरेशन पे, बट नए बिल में इस प्रोविज़न को हटा दिया गया है। और सेक्शन 35 जिसकी हमने बात करी, इसमें एग्जेम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट की एजेंसीज को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी और एक्सेट्रा। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बिल को टेबल करा था पार्लियामेंट में 16 दिसंबर को, लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। लोकसभा में इसे किसे प्रेजेंट किया था? P.P. चौधरी, हु इज़ ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द JPC, और राज्यसभा में इट वॉज प्रेजेंटेड बाय कांग्रेस MP जयराम रमेश। So that is all for this video. Hope you found this video helpful. Stay tuned for more such videos.